इसकी किस्मत काली स्याही से लिखी गई है। अब भी आप यही कहेंगे दीदी अपनी नुपुर बिटिया के बारे में? नुपुर की चाची अपनी जेठानी अर्थात नुपुर की माँ से कह रही थीं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखिए तो अपनी नुपुर बिटिया कितनी भाग्यवान निकली। घर बैठे ही कितना अच्छा घर भर मिल गया। खुशियाँ खुद घर चल कर आई हैं। नुपुर की शादी अचानक तय हो जाने से उसकी चाची के साथ साथ पूरा परिवार बहुत खुश था। वैसे नुपुर की माँ का अपनी बिटिया के लिए फिक्र करना कुछ गलत तो नहीं थी। नुपुर अपने माता पिता की एक ही इकलौती संतान थी। कहने को उसका एक भाई भी था, उसका जुड़वा भाई नवीन, मगर जन्म से ही वह सेरिब्रल पॉल्सी नामक बीमारी से ग्रसित था। जन्म के 2-3 सालों के अंदर उसके माँ बाप और बाकी सभी परिवार वालों को इतनी बात तो समझ आ चुकी थी कि उनके बेटे में कुछ तो सही नहीं था। भगवान की कृपा से नुपुर हर तरह से स्वस्थ थी और अपनी गति से बढ़ रही थी। हर तरह की जांच के बाद जब बेटे की बीमारी की बात सभी को मालूम हुई तो हर माँ बाप की तरह नुपुर के अभिभावकों ने भी उसका इलाज कराने की हर यथासंभव कोशिश की। शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर था जिसके पास उन्होंने दवा न कराई हो। शायद ही कोई ऐसा मंदिर मस्जिद तीर्थ होगा जहाँ उन्होंने माथा न टेका हो। मगर किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। नबीन की हालत में कोई सुधार न हुआ। शारीरिक रूप से वह बढ़ता रहा मगर दिमागी रूप से उसकी उम्र थम चुकी थी। वह न चलता था न साफ साफ बोल पाता था। मानसिक रूप से वह एक छोटे बच्चे की तरह था। कभी कभार तुतलाकर कुछ एक दो वाक्य कह पाता तो कभी बेवजह बेधड़क चिल्लाने लगता। समय अपनी गति से चल रहा था और समय के साथ कदमताल करते आगे बढ़ रही थी नन्ही सी नुपुर। नुपुर के माँ बाप को अक्सर उसके भाई को इलाज के लिए जगह जगह ले जाया कर जाना पड़ता था। स्कूल होने के कारण नुपुर हमेशा अकेली पीछे छूट जाती। शुरुआत में कम उम्र और दादा दादी के साथ की बदौलत उसे अपने माँ बाप की कमी ज़्यादा महसूस न हुई। मगर जैसे जैसे वह सयानी होती गई वह अकेली होती चली गई। उम्र के जिस पड़ाव पर बच्चों के पैर एक जगह नहीं पड़ते, नुपुर अपने घर परिवार की तकलीफ़ें समझ अपने माँ बाप को हर तरह से सहयोग देने की कोशिश कर रही थी। दादा दादी के चले जाने के बाद तो जैसे उसकी ज़िंदगी की काया पलट ही हो गई थी। अब जब भी उसके माँ पापा नवीन के इलाज के लिए शहर के बाहर जाते, नुपुर को किसी रिश्तेदार के घर छोड़ जाते जो कि दूसरे शहर में रहते थे। नुपुर भी उनकी मजबूरी समझने लगी थी मगर अब उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। ऐसा नहीं था कि रिश्तेदारों के घर उसे किसी तरह की कोई तकलीफ थी। दुख तो बस इतना था कि दूसरे शहर में होने के कारण उसे अक्सर स्कूल छोड़ना पड़ जाता था। वो कहते हैं ना, बच्चे क्यारी में लगे पौधों की तरह होते हैं, बिना खाद पानी और देखभाल के मुरझाने लगते हैं। नुपुर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बच्चों पर गुमसुम सी रहने लगी। दोस्त यार सब या तो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए और कुछ एक आध जो बच भी गए वे नुपुर के अंतर्मुखी स्वभाव के कारण उससे दूर होने लगे। देखते देखते नुपुर ने कॉमर्स से स्नातकोत्तर कर लिया। अपने माँ पापा के लिए कुछ करने योग्य बन पाना उसका इकलौता ध्येय रह गया था। सो वह सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट गई। उसने 1 साल जमकर तैयारी की मगर असफल रही। उस असफलता से जूझना उसके लिए जितना कठिन नहीं था उससे कहीं ज़्यादा कठिन था आस पड़ोस के लोगों के ताने और उल्हाना झेलना। सच कहें तो ऐसे लोगों की बातों की आदि तो वो न जाने कब की हो गई थी। मगर जब साल भर मेहनत करने के बाद उसे असफलता हाथ लगी तो लोगों के मुंह और भी खुल गए। अरे नुपुर की अम्मा, मैंने तो पहले ही कहा था कब तक जवान बिटिया को घर में बिठा कर रखोगी। जितनी जल्दी हो सके अच्छा घर भर देकर हाथ पीले कर दो इसके। साल 2 साल में जब लल्ला लेकर आएगी ना, देखना तुम दोनों पति पत्नी अपने सारे गम भूल जाओगे। और पढ़ाई का क्या है, पढ़ने वाले तो हर परिस्थिति में पढ़ ही लेते हैं। पड़ोस की कमला चाची की बात सुनकर नुपुर न जाने कितनी रातें रोती रही थी। नुपुर की माँ ने अपनी बिटिया की सूजी आंखें देख ली थीं। माँ का दिल अपनी बेटी के मन की हर दुविधा समझ रहा था। माँ ने नुपुर को खूब हौसला दिलाया। तू फिक्र क्यों करती है मेरी गुड़िया, मैं हूं ना तेरे साथ। तू बस पूरी लगन से मेहनत कर, देखना सफलता खुद आकर तेरे कदम चूमेगी। तू एक काम क्यों नहीं करती, एक ट्यूशन ज्वाइन कर ले। तेरा अभ्यास भी होता रहेगा और मन भी बदल जाएगा। ऐसे घर में बंद रहने से बीमार हो जाएगी मेरी बच्ची। माँ के सुझाव पर नुपुर ने एक ट्यूशन ज्वाइन कर ली। ट्यूशन वाली मैडम भी नुपुर की मेहनत और लगन से काफ़ी प्रभावित हुई। उसकी माँ के साथ अब उसे एक और समर्थक मिल गया था। मैडम हर तरह से उसकी हौसला अफजाई करती। नुपुर को भी अब यकीन हो चला था कि जो कमी उससे पिछली बार तैयारी में रह गई थी वो भी पूरी हो जाएगी।
एक दिन जब वह ट्यूशन से घर पहुंची, घर पर पहले से कुछ मेहमान आए हुए थे। बातों बातों में उन्होंने अपने बेटे के लिए नुपुर का हाथ मांग लिया। जाना समझा परिवार और अच्छा लड़का देखकर नुपुर के माँ बाप ने भी हाँ करने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। लड़के लड़की की रजामंदी से जल्दी ही दोनों परिवारों ने उनका रिश्ता तय कर दिया। नुपुर का होने वाला पति विवेक एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। सास सरकारी स्कूल में शिक्षिका और ससुर जी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके थे। नुपुर की होने वाली नंद यानी विवेक की बहन अभी कॉलेज की छात्रा थी। कुल मिलाकर एक सुखी समृद्ध परिवार था उनका। मैं सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ और परीक्षा हो जाने के बाद ही शादी करूंगी। आपसे यही अनुरोध है कि आप या आपके परिवार वाले मुझ पर इसके लिए दबाव न डालें। नुपुर पहली ही मुलाकात में विवेक से एक सांस में सब कुछ कह गई। जानता हूँ मैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे या मेरे परिवार की ओर से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। विवेक की बात सुनकर नुपुर की जान में जान आई। कुछ समय पश्चात उनकी सगाई की रस्म कर दी गई और शादी की तारीख नुपुर के कहे अनुसार उसकी परीक्षा के 1 महीने बाद तय हो गई। उनकी सगाई बहुत ही धूमधाम से हुई। लड़के वालों ने नुपुर को गहनों और तोहफों से लाद दिया था। लड़के वालों का सरल व्यवहार तो कई दिनों तक परिवार में चर्चा का विषय बना रहा था। सब लोग नुपुर की बलाएं ले रहे थे। नुपुर की चाची ने कहा, बेचारी ने बचपन से ऐसे दिन देखे हैं, अब जाके खुशियों ने इसकी जिंदगी में दस्तक दी है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सबने उनकी बात का समर्थन किया। धीरे धीरे नुपुर और विवेक के बीच बातों मुलाकातों के सिलसिले भी शुरू हो गए। विवेक नुपुर से जब भी मिलता या बात करता, वह उसकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी बातें करता। कई बार उसे और परीक्षाओं के बारे में अवगत कराता। नुपुर की ज़िंदगी में एक दोस्त की कमी थी, अब वो भी पूरी हो चली थी। हमेशा चुप और अकेली रहने वाली नुपुर अब विवेक के साथ भविष्य के सपने सजोने लगी थी। किसी एक इंसान के आ जाने से ज़िंदगी इतनी आसान, इतनी खूबसूरत हो जाएगी, इस बात की उसने कल्पना भी नहीं की थी। विवेक के फ़ोन से नुपुर की तंद्रा भंग हुई। क्या यार, इतनी मुरझाई आवाज़ में क्यों बात कर रही हो? तुम जानती हो ना, तुम चहकती रहती हो तो मेरा भी दिन अच्छा गुजरता है। फ़ोन की दूसरी तरफ से विवेक ने कहा। बहुत तो घबराहट हो रही है विवेक, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो अगले महीने शादी है हमारी। नुपुर ने अटकते हुए कहा। तुम ही कहती हो ना, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, और तुमने तो कितनी लगन से मेहनत की है। सब अच्छा होगा, भरोसा रखो। हाँ, अगर हमारी शादी को लेकर बेसब्र हो रही हो तो समझ सकता हूँ, विवेक ने नुपुर को छेड़ते हुए कहा। नुपुर के गाल भी शर्म से लाल हो गए। शादी के दिन भी काफ़ी नज़दीक आ गए थे। सारी तैयारियां भी जोरों पर थी। काफ़ी खरीदारी दोनों परिवारों ने साथ करने की सोच रखी थी। कपड़े साथ लेने होंगे। आजकल तो मैचिंग का ज़माना है जी, आप लोगों का समय नहीं है। नुपुर की ननद की बात पर सबने मुस्कुराते हुए हामी भरी थी। फर्नीचर लेने की क्या ज़रूरत है वर्मा जी, आपको हमारे घर में कोई कमी लगती है? विवेक के पिताजी ने नुपुर के पापा से कहा। अरे नहीं, आप भी क्या बात करते हैं सिन्हा जी, वो तो हमारी इच्छा थी कि हम भी अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदें, बस इसीलिए। नुपुर के पापा ने थोड़ा अटकते हुए उनकी बात का जवाब दिया। अजी ऐसी बात है तो एक काम कीजिए, आप पैसे दे दीजिए। इन दोनों को जब जो चाहिए होगा ये अपनी ज़रूरत अनुसार ले लेंगे। ये अच्छा सुझाव दिया आपने सिन्हा जी। मैं कल ही विवेक और नुपुर के नाम से एक जॉइंट फिक्स्ड डिपॉजिट कर देता हूँ। वर्मा जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है, डिपॉजिट मेरी बेटी यानी विवेक की बहन के नाम से करा दीजिए। दरअसल हमारे परिवार में जब भी कहीं पैसे लगाते हैं, चाहे वह कुछ खरीदना हो या पैसे जमा करना, हम उसी के नाम पे करते हैं। परिवार में सबसे छोटी है ना, और अब तो आपकी बेटी भी हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। विवेक के पिताजी की बात से नुपुर के पापा सन्न रह गए। आनंद फानन में अपनी बेटी की खुशी ही समझकर उन्होंने विवेक के पिताजी के कहे अनुसार पैसे उनकी बेटी के नाम पर डिपॉजिट करा दिए। वे जानते थे कि नुपुर ये बात जानकर बहुत नाराज होगी, इसलिए उन्होंने उसे कुछ न बताना ही बेहतर समझा। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में विवेक के पिताजी ने कहा, आजकल कौन इतने गहने पहनता है, चोरी इतनी बढ़ गई हैं, आप क्यों अपनी बेटी के लिए इतने सारे गहने ले रहे हैं? मेरी मानिए तो उन्हीं पैसों से इन दोनों के लिए एक गाड़ी खरीद लीजिए। नई नई शादी के बाद दोनों गाड़ी में साथ घूमेंगे। ठीक है सिन्हा जी, देखता हूँ, हो पाया तो अपनी बेटी की विदाई हम गाड़ी में ही कर देंगे। नुपुर के पापा ने विवेक के पिताजी की इस मांग को भी बिना ज़्यादा सोचे स्वीकार कर लिया। नुपुर की माँ को जब इस बारे में पता चला तो उनका मन बेचैन हो उठा। ये क्या बात हुई भला, आपने पैसे उनकी बेटी के नाम पर क्यों जमा कराए, और हम अपनी बेटी को कितने और क्या गहने दे रहे हैं, ये तय करने वाले वे लोग कौन होते हैं? मैं अभी नुपुर को बताती हूँ। वो पूछे जरा विवेक से कि ये क्या तरीका है। क्या कर रही हो भाग्यवान, संयम से काम लो।
जो भी हम लोग कर रहे हैं आखिरकार सब कुछ हमारी बेटी का ही तो होगा ना। इतना अच्छा घर परिवार है, उन्हें पैसों की क्या कमी। वो तो बस हर घर के अलग रिवाज होते हैं। तुम शांत रहो और नुपुर बिटिया से कुछ ना कहना। गर्म खून है, शायद समझ ना पाए, कहकर नुपुर के पापा ने उसकी माँ को चुप करा दिया। अगले दिन फोन की घंटी से ही उनकी नींद टूटी। फोन विवेक के पिताजी का ही था। वर्मा जी नमस्ते। सब ठीक तो है सिन्हा जी? आपने हमें इतनी सुबह सुबह क्यों याद किया? नुपुर के पापा ने पूछा। जी सब बढ़िया है। वो दरअसल बात ऐसी है कि अगले हफ्ते मेरी बिटिया का जन्मदिन है, तो हम लोग सोच रहे थे वो गाड़ी आप उसी दिन हमारे घर भिजवा देते। हम लोग उस दिन कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं, तो सोचा लगे हाथ गाड़ी की भी पूजा करा लें। और ध्यान रहे गाड़ी मेरी बेटी के नाम पर हो। होने वाले समधी की बातों ने वर्मा जी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक आदर्श और उसूल की बातें करने वाले सिन्हा जी इतने लालची निकलेंगे। इनका मुंह तो सुरसा की भांति बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं? क्या ऐसे लालची घर परिवार में नुपुर बिटिया को ब्याहना ठीक होगा? नहीं नहीं, ये कैसी अनाप शनाप बातें सोचने लगा मैं। नुपुर बिटिया कितनी खुश है इस रिश्ते से। उसकी इस मुस्कान को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व लुटा सकता हूँ मैं। ये सोचकर नुपुर के पापा ने चुप रहने में ही भलाई समझी। उनका मन अजीब सी उलझन में फंसा था। वे हर हाल में अपनी बिटिया को खुश देखना चाहते थे। चिंता में वे रात भर करवटें बदलते रहे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उनकी बेचैनी नुपुर की माँ से ज़्यादा देर छुपी न रह सकी। क्या बात है, आप इतने उखड़े उखड़े से क्यों हैं? सिन्हा जी ने कुछ कहा सुना क्या? नुपुर की माँ ने चिंतित स्वर में अपने पति से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ी तबीयत खराब है। नुपुर की माँ। नुपुर के पापा ने बात को टालने की कोशिश की। जब झूठ बोलना नहीं आता तो बात छिपाने की कोशिश क्यों करते हैं आप? कोई परेशानी हो तो मुझे बेझिझक बता सकते हैं, हम मिलजुल कर समस्या का हल निकालेंगे। नुपुर की माँ ने अपने पति को टटोलने की कोशिश की। वर्मा जी ने अपनी व्यथा अपनी धर्मपत्नी को बताई। सारी बातें सुनकर नुपुर की माँ का मन भी दुखी हो गया। ये क्या बात हुई? मैं ऐसे घर में अपनी बिटिया की शादी नहीं होने दूंगी। अब उनकी कोई मनमानी नहीं चलेगी। आपने पहले ही उनकी हर बात में हामी भरकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लग रहा है वे लोग हमारी बिटिया से सिर्फ पैसे की खातिर ब्याह कर रहे हैं। बोलते हुए नुपुर की माँ की आंखें बहने लगीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भाग्यवान, और जरा धीमे बोलो, नुपुर सुन लेगी। कितनी मुश्किल से उसे विवेक के रूप में एक अच्छा साथी मिला है। उसे खिलखिलाते देख बड़ा अच्छा लगता है। हमारा जो है नुपुर बिटिया का ही तो है। बेच देंगे सब कुछ, बस वो नुपुर खुश रहे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जितनी जमा पूंजी थी हमारे पास आप पहले ही नुपुर की शादी में लगा चुके हैं। ले देकर एक घर बचा है हमारे पास, उसे भी बेच देंगे तो सड़क पर आ जाएंगे हम। और ऐसे लालची लोगों का क्या भरोसा जी। आज ब्याह नहीं हुआ है तो ये हाल है, कल हमारी बिटिया उनके पास होगी। क्या भरोसा है कि पैसों के लिए वे लोग उसे परेशान नहीं करेंगे? नुपुर की माँ की बातों में परेशानी के साथ साथ एक अनजाना डर भी मिला हुआ था। किसी ने सही ही कहा है, माँ का दिल अपनी संतान पर आने वाली विपत्ति पहले ही भांप जाता है। नुपुर की माँ भी सारा माजरा समझकर किसी अनहोनी के डर से अपनी बिटिया के लिए परेशान हो गई थीं। माँ पापा की बातें कमरे के बाहर खड़ी नुपुर कब से चुपचाप सुन रही थी। अपने पापा की विवेक के पिताजी से हुई बातचीत के बारे में सुनकर वह काफ़ी स्तब्ध थी। उसने तुरंत विवेक को फ़ोन लगाया। तुम्हारे पिताजी ने मेरे पापा से गाड़ी मांगी है, वो भी तुम्हारी बहन के जन्मदिन पर, उसी के नाम पर। अरे यार, ये गाड़ी है तो हमारे लिए ही है ना नुपुर। और वैसे भी तुम्हारे पापा और मेरे पापा आपस में क्या बात करते हैं उससे हम दोनों को क्या लेना देना है? तुम क्यों इन बातों में पढ़कर अपना दिमाग खपा रही हो? तुम फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और समय मिले तो हमारे भविष्य के बारे में सोचो, कहते हुए विवेक ने फ़ोन रख दिया। नुपुर अभी भी तनाव में थी। उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझा लेना चाहती थी। अगले दिन उसने पुनः विवेक को फ़ोन लगाया। विवेक, जरा अपने पापा से बात करो ना एक बार। वो ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं? उनकी बातों की वजह से मैं और मेरा परिवार बेहद तनाव में हैं। अरे यार, तुम फिर से शुरू हो गई। मेरे पापा कोई दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं जो मैं उनसे बात करूं। उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा सोच समझकर ही कहा होगा। हमारे लिए ही तो कर रहे हैं ना वे ये सब। तुम्हारे माँ पापा के पास जो कुछ भी है आखिरकार तुम्हारा ही तो है। वे लोग अगर आज ही सब कुछ दे दें तो हर्ज ही क्या है? वैसे भी मेरे परिवार में पापा की बातें सर्वोपरि होती हैं। उनकी हाँ में ही सबकी हाँ शामिल होती है। तुम धीरे धीरे यहाँ के सारे तौर तरीके समझ जाओगी। अब तक एक सामान्य परिवार परिवार में रही कहाँ हो तुम? कहकर विवेक तो आगे बढ़ गया।
नुपुर की जिंदगी जैसे उसी पल में थम गई। विवेक की बातों से नुपुर बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। उसका रवैया उसके मन को कचोट रहा था। वह जब भी उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करती, वह इसी तरह टाल देता। नुपुर ये नहीं समझ पा रही थी कि गलत को गलत कहने में क्या हर्ज है। इसमें पारिवारिक तौर तरीकों की बात कहाँ से आ गई। जो लड़का आज अपने पिताजी को गलत कहने की हिम्मत न रखता हो, आगे जिंदगी में कभी जरूरत पड़ी तो क्या कभी वह उसके लिए खड़ा हो पाएगा। आखिरकार नुपुर ने काफी सोच विचार कर यह निर्णय लिया कि विवेक उसके लिए सुयोग्य वर नहीं है। उसे ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो खुद से कुछ निर्णय न ले सके या गलत के खिलाफ आवाज न उठा सके। माँ, मुझे विवेक से शादी नहीं करनी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बेटी की बातें सुनकर नुपुर के माँ पापा चौंक गए। पहले ही वे लोग इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान थे, उस पर अब नुपुर का इस तरह से बात करना उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस बात पर किस तरह प्रतिक्रिया दें। क्या हुआ बेटा, विवेक से कुछ कहा सुनी हुई है क्या? तू इस तरह बात क्यों कर रही है? नुपुर की माँ ने चिंतित होकर कहा। उसकी बातों से उसके पापा भी काफी परेशान हो गए थे। ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है बेटा कि जब चाहा रिश्ता जोड़ लिया और जब मन हुआ रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने अपनी बिटिया को प्यार से समझाया। आप अब भी ऐसा कह रहे हैं पापा? मुझे सब कुछ पता है पापा। आपको विवेक के पापा की नाजायज मांगें पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे विवेक जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो जीवन भर बैसाखी के सहारे चले, जिसमें गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न हो। ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो मेरी लाडो। सगाई के बाद रिश्ता टूटा तो इसके लिए तुझे बहुत सारे ताने झेलने पड़ेंगे। कौन थामेगा फिर तेरा हाथ? नुपुर की माँ ने भर्राए गले से कहा। माँ, आप मेरी बिल्कुल परवाह न करें। मेरी मेहनत और काबिलियत से सबको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा और हमें कैसा डरना। डरते तो वो हैं जो गलत के साथ खड़े होते हैं। आखिरकार नुपुर के पापा ने अपनी बेटी के जोर देने पर अपने मन की बात मानकर विवेक के परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। कुछ ही दिनों में नुपुर की नौकरी की खबर ने घर को फिर से हर्षित कर लिया। अपनी मेहनत की कलम से नुपुर ने अपनी किस्मत की रेखा बदल ही डाली। सच दोस्तों, दहेज की कुप्रथा आज भी हमारे समाज में जीवित है। हम भले ही इस सच्चाई को नकार दें, परंतु ये सच उस बाप से जाकर पूछें जिनकी बेटी दहेज के लिए जला दी गई, या उस माँ से जिसकी नन्ही कली दहेज की भेंट चढ़ गई। बेटियों को केवल देवी का रूप मानकर पूजने से समस्या हल नहीं हो जाएगी। जरूरत है उनकी आकांक्षाओं, उनके सपनों को उड़ान देने की। तो आई होप दोस्तों ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।